अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 16 का ये लेक्चर नंबर 9 जिसमें हमने जॉइंट से रिलेटेड इंजरीज को सीखना है। स्टूडेंट्स, हमारी बुक में और हमारे करिकुलम में दो जो जॉइंट से रिलेटेड इंजरीज हैं वो मौजूद हैं, डिसलोकेशन और स्प्रेन। इसके अलावा और भी हैं लेकिन हमारी करिकुलम और बुक में यही दो हैं, तो हमने इन्हीं दो को डिस्क्राइब करना है। साथ हमें ये भी कहा गया कि इनसे रिलेटेड जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है उसको भी डिस्क्राइब करें। तो चूँकि जॉइंट से रिलेटेड जो इंजरीज और बोन फ्रैक्चर्स से रिलेटेड जो फर्स्ट एड है ये एक ही तरह का है, तो उसको हम अगले लेक्चर में कॉमन टॉपिक के तौर पे डिस्कस करेंगे, बोन फ्रैक्चर के लिए भी और जॉइंट इंजरीज के लिए भी। इस लेक्चर में हम दोनों इंजरीज पे फोकस रखेंगे। तो आगाज़ लेते हैं जॉइंट डिसलोकेशन से। स्टूडेंट्स, लोकेशन का मतलब होता है जगह, पोजीशन, और डिस उससे हट जाना। तो डिसलोकेशन कोई चीज़ जिस जगह पे मौजूद होती है अगर वो उससे हट जाए, डिसप्लेस हो जाए या डिसलोकेट हो जाए, तो इसको हम डिसलोकेशन या डिसप्लेसमेंट का नाम देते हैं। इसकी डेफिनेशन में भी इसी तरह का कंसेप्ट हम लिखेंगे कि जॉइंट जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट गया है, डिसप्लेस हो गया है, डिसलोकेट हो गया है, तो इस कंडीशन को जॉइंट डिसलोकेशन कहेंगे। ये जॉइंट अपनी पोजीशन से कैसे हटता है? एक्चुअल में होता क्या है कि जॉइंट्स बनाने वाली जो बोन्स हैं वो बोन्स उनके एंड्स जहाँ पे होते हैं नॉर्मल जॉइंट में, तो उन बोन्स के वो एंड्स उस नॉर्मल पोजीशन से हट जाते हैं, डिसप्लेस हो जाते हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन से, और हम कहते हैं कि या तो बोन्स डिसप्लेस डिसलोकेट हो गई, या आप जॉइंट के लिए टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं कि जॉइंट डिसलोकेट हो गए या जॉइंट की डिसलोकेशन हो गई। जो जॉइंट की डिसलोकेशन है ज़्यादा आपको कॉमन शोल्डर्स में और फिंगर्स में नज़र आती है, लेकिन ये मुख्तलिफ जगहों पे जॉइंट डिसलोकेशन का सामना करना पड़ सकता है। लाइक एल्बोज़ में जॉइंट डिसलोकेशन, नीज़ और हिप्स वगैरह में भी जॉइंट डिसलोकेशन देखने को मिलती है। ज़्यादा जो कॉमन है वो शोल्डर्स और फिंगर्स की है। अब इसके काजेज़ को अगर हम तलाश करें, क्या काजेज़ हैं जॉइंट डिसलोकेशन के, तो कॉमन काजेज़ में स्टूडेंट्स ब्लो है कि जब बंदा गिरता है या कोई अचानक से झटका लगता है, कोई अचानक से प्रेशर पड़ता है, चोट लगती है, तो उसके नतीजे में जॉइंट डिसलोकेशन हो सकती है। इसके अलावा और भी काजेज़ हैं, जैसे कि कुछ डिजीज़ हैं उनमें जॉइंट डिसलोकेशन हो सकती है। मिसाल के तौर पे रेमेटॉइड आर्थराइटिस। रेमेटॉइड आर्थराइटिस आर्थराइटिस की एक टाइप है। लास्ट लेक्चर्स में हमने इसको सीखा, इसके ऊपर बात की। तो रेमेटॉइड आर्थराइटिस के नतीजे में भी जॉइंट डिसलोकेशन हो सकती है, या जो लिगामेंट है जिसने जॉइंट पे बोन्स को होल्ड कर रखा है, अगर वो लिगामेंट डिफेक्टिव है, उसमें प्रॉब्लम है, तो उसके नतीजे में भी जॉइंट डिसलोकेशन हो सकती है। अब ये जॉइंट डिसलोकेशन है, इसके साथ जुड़ी हुई कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। यानी एक मसला तो है ही है कि जॉइंट अपनी जगह से हट गया, वो जो डिसलोकेटेड या डिस्प्लेस्ड जॉइंट है वो और प्रॉब्लम्स भी काज कर सकता है। लाइक मसल्स को टीयर कर सकता है, लिगामेंट्स को ब्रेक कर सकता है, जो टेंडन्स हैं वहाँ पे उनको ब्रेक कर सकता है, उनको डैमेज कर सकता है। तो अगर सराउंडिंग पे जो मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं या टेंडन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाती हैं, प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो सराउंडिंग पे ब्लड वेसल्स हैं या नर्व्स हैं, नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती हैं अफेक्टेड एरिया में जहाँ पे डिसलोकेशन हुई है। तो डिसलोकेशन बज़ात खुद भी एक प्रॉब्लम है, एक इशू है, और इसके नतीजे में और तरह के इश्यूज, कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो भी अराइज कर सकते हैं। चौथी हेडिंग में स्टूडेंट्स हम इसकी सिम्टम्स को कवर करेंगे। तो ज़ाहिर है जॉइंट या बोन अपनी जगह से डिसलोकेट हुई, डिसप्लेस हुई, तो उसके नतीजे में इंटेंस पेन होगा, बंदा मूव नहीं कर सकता है, अफेक्टेड जो जॉइंट है उसमें इमोबिलिटी आ जाएगी, इतना पेन है तो और जोड़ अपनी या बोन अपनी जगह से हटी हुई है, तो वो अब जॉइंट मूवेबल तो नहीं रहा ना, इमोबिलिटी आ गई। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है तब तक इमोबिलिटी रहेगी, स्वेलिंग होगी उस जगह पे, ब्रूजिंग हो सकती है, स्किन डैमेज हो जाएगी, ज़ख़म हो जाएगा। ब्रूजिंग का लफ्ज़ी मतलब है कि ऊपर से स्किन की जो तय है वो ख़राब हो जाना, ज़ख़म हो जाना, जल्द का उतर जाना, दैट्स ब्रूजिंग। मसल्स जो हैं वो स्टिफ हो सकते हैं, हार्डनेस मसल्स की आ सकती है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो एक जनरल आइडिया ये लिया जा सकता है कि वहाँ पर जॉइंट डिसलोकेट हो गया। पांचवी और आखिरी हेडिंग में हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे स्टूडेंट्स।
तो वो जो डिसलोकेटेड जॉइंट है उसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने का मतलब हमने लास्ट लेक्चर में देखा जब हम ये पढ़ रहे थे कि जो बोन फ्रैक्चर है उसको कैसे ठीक करते हैं, तो वहाँ मेथड हमने रिडक्शन का पढ़ा था। वही टर्म यहाँ पे यूज़ हो रही है, रिड्यूस करना। रिड्यूस करने का मतलब है कि जो जो बोन या जो जोड़ अपनी जगह से हटा है तो ज़ोर लगा के उसको उसकी जगह पे वापस लाना, उसकी नॉर्मल पोजीशन पे लेकर आना, ये रिडक्शन है। तो रिड्यूस करने का मतलब बोन को वापस उसकी पोजीशन पे लाना। और ये ज़ाहिर है कोई आम बंदा तो नहीं कर सकता, वो करने की कोशिश करेगा तो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। मेडिकल जो प्रोफेशनल है, जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, वो उसी का ये काम है, उसी को ये करना चाहिए, उसी के पास जाना चाहिए। तो वो थोड़ा सा झटका लगाएगा और वो बोन जो है वो अपनी जगह पे आ जाएगी। इस दौरान पेशेंट को पेन हो सकता है, लेकिन जैसे ही जो बोन है वो अपनी पोजीशन पे आती है, अपनी लोकेशन पे आती है, एकदम से वो जो पेन है वो गायब हो जाएगा और साथ वो पेन किलर इस्तेमाल कर सकते। स्टूडेंट्स, अगर डैमेज ज़्यादा है और टेंडन्स वगैरह जो हैं वो भी स्ट्रेच हो चुके हैं या डैमेज हो चुके हैं, तो हो सकता है कि सर्जरी करनी पड़ जाए। अब ये फैसला जो है वो डॉक्टर ने करना होता है और पेशेंट ने करना होता है। डॉक्टर गाइड करता है पेशेंट को कि ये पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, एक में ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, दूसरे के ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। डॉक्टर रिकमेंड करता है, पेशेंट और उसकी फैमिली डिसीजन लेती है और जो ट्रीटमेंट ऑप्शन सूट करता है वो चूज करके तो पेशेंट का जो प्रॉब्लम है उसको ट्रीट कर लिया जाता है। जॉइंट इंजरीज में दूसरे नंबर पे हमने स्प्रेन को डिस्कस करना है। इसे भी सबसे पहले डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स। लिगामेंट्स जो जॉइंट के ऊपर दो बोन्स को होल्ड किए हुए हैं, उनको पकड़े हुए हैं, उनको कनेक्ट किए हुए हैं, उन लिगामेंट्स की अगर स्ट्रेचिंग, टेयरिंग या ट्विस्टिंग हो जाए तो इस कंडीशन को स्प्रेन का नाम देते हैं। मोस्ट कॉमन जो टाइप है स्प्रेन की वो एंकल स्प्रेन है, जिसमें के एंकल के जो लिगामेंट्स हैं वो ट्विस्ट कर सकते हैं, इवन टियर भी हो सकते हैं। दूसरी हेडिंग में हम स्प्रेन के काजेस देखेंगे स्टूडेंट्स। तो लिगामेंट्स का जो नॉर्मल काम है वो ये है कि स्केलेटन पे जो आप कह लो कि जो जॉइंट्स हैं स्केलेटन में, उन जॉइंट्स की जो बोन्स हैं उनको उनकी नॉर्मल अलाइनमेंट पे, नॉर्मल पोजीशन पे होल्ड करना, जॉइंट के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना और जॉइंट पे नॉर्मल मूवमेंट्स को प्रिवेंट करना, ये इनके फंक्शंस हैं लिगामेंट्स के। लेकिन लिगामेंट्स की इंजरी हो सकती है जब वो नॉर्मल पोजीशन से बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हों। और ऐसा कब हो सकता है, इसकी अगर एक मिसाल लें तो मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा गिरता है और उस गिरने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है लिगामेंट पे, लिगामेंट की ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी नॉर्मल से, तो उस ज़्यादा स्ट्रेचिंग के नतीजे में उनकी इंजरी हो जाएगी, वो टियर हो सकते हैं। टॉम मींस उनका टियर होना, डैमेज होना। तो ये स्प्रेन की कॉमन काज है कि जिसमें लोग गिरते हैं और गिरने के नतीजे में बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है लिगामेंट पे और लिगामेंट जो है वो एबनॉर्मली स्ट्रेच हो जाते हैं और उनकी टेयरिंग भी इसके नतीजे में हो सकती है। तीसरी एडिंग पे स्टूडेंट्स हम सिम्टम्स देखेंगे। तो कॉमन जो सिम्टम्स हैं स्प्रेन की, ज़ाहिर है वो स्ट्रेच जो है वहाँ इंजरी होगी, ब्रूजिंग होगी, पेन होगा शदीद और स्वेलिंग भी होगी। और चूँकि जो लिगामेंट्स हैं वो स्ट्रेच हैं, इंजर्ड हैं, तो जो अफेक्टेड जॉइंट है उसकी जो मूवमेंट है वो लिमिटेड है, या आप कह लो कि वो इमोबाइल हो गया। जब तक वो जॉइंट और उस पर लिगामेंट ठीक नहीं हो जाता, रिकवर नहीं हो जाता, रिपेयर नहीं हो जाता, तब तक उस जॉइंट से कि बहुत ज़्यादा मोबिलिटी का काम नहीं लिया जा सकता। नंबर 4 पे लास्ट हेडिंग है स्टूडेंट स्प्रेन में ट्रीटमेंट की। और जो कॉमन ट्रीटमेंट है वो तो ये है कि पुराना जो कंजर्वेटिव तरीकाकार है ट्रीटमेंट का, वो यानी आइसिंग की जाए या फिज़िकल थेरेपी। आइसिंग क्या होती है कि आइस जो है वो अप्लाई करते हैं डैमेज एरिया पे। इसका मकसद होता है इन्फ्लेमेशन से बचाया जाए, स्वेलिंग से बचाया जाए, या आप कह लो कि अगर स्वेलिंग हुई है तो उस स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए आइसिंग की जाती है। इसमें आप याद रखिएगा कि जो बर्फ़ है, आइस है, वो कभी भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते हैं, किसी कपड़े वगैरह में रख के आइस जो है वो अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो जो स्किन के सेल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा आइस बैग्स मिलते हैं, उसके अंदर आप आइस को प्लेस करके आइसिंग कर सकते हैं। या फिर आइस बैग्स आजकल कुछ ऐसे हैं कि जिसमें एक और तरह का स्पेशल मटेरियल लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, उसको रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो बहुत ठंडा हो जाता है बर्फ़ की तरह, तो उसके ऊपर अफेक्टेड एरिया के ऊपर आइसिंग करने के लिए उसको अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन डायरेक्ट कभी भी आइस यानी बर्फ़ जो है वो अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई नहीं करते। फिज़िकल थेरेपी भी इसमें कराई जाती है
और एक और चीज़ है कि वो जो अफेक्टेड एरिया है, जो जॉइंट है, उसकी ड्रेसिंग, बैंडेज या ऐस रैप करना ज़रूरी है ताकि उसको इमोबिलाइज किया जाए। अगर वो मोबिलाइज रहेगा पार्ट तो वो थोड़ी बहुत मूवमेंट से ही बार बार पेन होगा, और वो जो लिगामेंट है जिसको हीलिंग की तरफ जाना है तो वो हील कर नहीं सकेगा, क्योंकि वो बार बार डैमेज हो रहा है बार बार की मोबिलिटी से। तो उसको इमोबिलाइज करने के लिए ड्रेसिंग या बैंडेज वगैरह, ड्रेसिंग होता है पट्टी वगैरह करना, बैंडेज भी यही है। और जो एस रैप्स हैं ये भी ख़ास तरह की बैंडेजेस ही हैं जो ऊपर अप्लाई करते हैं अफेक्टेड जॉइंट को इमोबिलाइज करने के लिए। और ज़रूरत हो तो इसके लिए डॉक्टर रिकमेंड करे तो सर्जरी का ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन आमतौर पे जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स हैं उन्हीं से डॉक्टर आगाज़ लेता है, और अगर वो काम ना करें तो फिर सर्जरी की तरफ जो है वो जाया जाता है। आई होप कि ये दोनों जो प्रॉब्लम्स थी, इंजरीज थी जॉइंट से रिलेटेड, वो आपको समझ आ गई। इसमें कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो को लाइक करना है, फेलोज के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।